शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया, शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा, रस आने लगा तो जीवन बीत गया। एक युग था जब क्रौंच पक्षी के वध से व्यथित वाल्मीकि ने श्लोक रचा तो वो संस्कृत का पहला श्लोक बन गया। कुछ इसी तरह 26 नवंबर 2008 के मुंबई में हुए आतंकी हमले ने एक कविता को जन्म दिया, मैं आभारी हूँ आपका। कवि तजेंद्र सिंह लूथरा की इस कविता से शुरू हुई उनकी काव्य यात्रा अनवरत जारी है। 2012 में उनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, 80 घाट का बांसुरी वाला। अभी हाल में तजेंद्र सिंह लूथरा का दूसरा कविता संग्रह आया है, एक नया ईश्वर। तजेंद्र सिंह की कविता की सबसे बड़ी खूबी है उसकी सादगी, सीधी सच्ची अदायगी, जीवन की भारी भारी दार्शनिक स्थितियों को कबीर की उलट बांसियों की तरह बहुत सहज सरल शैली में सहेजना। जैसे दो चार हल्की फुल्की बातें, धीमे धीमे बूंदें, लंबी लंबी कहानियां हमारे बीच। आज के जटिल और शातिर सोच के समय में तजेंद्र उम्मीद भरी नई दुनिया लेकर सामने आते हैं। जीवन से गहरे लगाव और जुड़ाव की उनकी कविताओं का दर्शन है, जीवन कभी नहीं मरता। ये वो कवि हैं जिनको सराहा तो जा सकता है, कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पास कुछ भी बना बनाया परंपरा और विरासत से उधार लिया नहीं है। तजेंद्र सिंह लूथरा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। आज हमने उनके नए कविता संग्रह एक नया ईश्वर पर चर्चा के लिए मन के मौसम यूट्यूब चैनल पर उन्हें आमंत्रित किया है। तो तजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जी, कवि तो तजेंद्र जी आपको होना ही था, क्योंकि बचपन से युवा होते वक्त के जो एहसास कविता में आपके यहाँ आए हैं, उन्हें जैसे बस कलम के मुखर होने का इंतजार था। जब इंतजार खत्म हुआ और पहली कविता लिखी गई, मैं आभारी हूँ आपका, वहीं से हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी जी जी। इनफैक्ट देखिए, मैं कविताएं स्टूडेंट लाइफ से ही धीरे धीरे लिखता रहा हूँ जी। और 2008 से पहले भी कुछ कविताएं लिखी, लेकिन एक लगातार लिखने का जो रूटीन होता है वो नहीं बन पाया था। जी। 2008 की जब ये घटना हुई तो उससे मन बहुत विचलित हुआ, एक नागरिक के रूप में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, क्योंकि उस घटना में बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। जी। तो मन बहुत विचलित हुआ और उस विचलन से, उस वेदना से कविता निकली, मैं आभारी हूँ आपका। जी। तो उसका महत्व ये है कि उसके बाद से फिर लगातार लिखना जारी रहा और इस क्रम में फिर 2012 में मेरा, बल्कि 2011 में शायद, 2012 में मेरा पहला संग्रह आया, 80 घाट का बांसुरी वाला। जी। और उसके बाद फिर लिखने का सिलसिला रुका नहीं। लेकिन मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि लिखना कम चाहिए और पढ़ना ज्यादा चाहिए, क्योंकि पढ़ने से हमारा जो विकास होता है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल लेवल का जो विकास होता है, वो पढ़ने से ज्यादा होता है, लिखने से उतना नहीं होता है। जी। तो मैं तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं लिटरेचर के, उनको भी यही सलाह देता हूँ कि पढ़ो 10 गुना और लिखो 1 गुना। सही बात है। अच्छा तजेंद्र जी, आपने अपने नए संग्रह की भूमिका में एक रचनात्मक बेचैनी का जिक्र किया है। दूसरी तरफ आपने कविता को खुद से संवाद का साधन बताया है, तो कुछ इसका थोड़ा खुलासा और करें। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि जो कविता है या रचनात्मकता है, वो बेचैनी से ही उभरती है, बेचैनी से ही जन्मती है। क्योंकि जब तक आपका बेचैन नहीं है, उसमें कोई विचलन नहीं है, उसमें कोई वेदना नहीं है, तो कोई क्यों लिखेगा। जी। और लिखने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जब हम लिख लेते हैं, जब अभिव्यक्ति किसी विषय की, अपने मन की, विचलन की, वेदना की कर लेते हैं, तो उस अभिव्यक्ति के माध्यम से हम मुक्त हो जाते हैं, उस विचलन से थोड़ा सा मुक्त हो जाते हैं। पूरी तरह मुक्त तो नहीं होते हैं, लेकिन मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने की ये जो भावना है,
ये जो है ये ईंधन है हमारी रचनात्मकता का। जी जी जो भी मुझे लगता है, मैं अपने लिए तो बिल्कुल कह सकता हूँ, लेकिन बाकी सब जो मेरे साथी कवि हैं, साथी रचनाकार हैं, उनके लिए भी मैं सोचता हूँ कि जो अभिव्यक्ति से जो मुक्ति मिलती है जी वो हम सबके लिए एक बहुत बड़े ईंधन का काम करती है। और वो ईंधन लगातार जो है हमारी रचनात्मकता को, हमारे रचना कर्म को हवा देता रहता है। बढ़ाता और रहता दूसरा है। प्रश्न क्या था आपका? हाँ, दूसरा ये था कि कविता को खुद से संवाद का साधन बताया है आपने। जी 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 जी। देखिए, कविता सचमुच में अपने आप से संवाद का साधन है। और क्योंकि कविता एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने से बात कर सकते हैं। सेल्फ डायलॉग है, इनर टॉक है। जी और साइकोलॉजी के रिसर्चर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अपने आप से बात करना, सेल्फ डायलॉग करना, इनर टॉक करना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है जिससे हम सब लोग गुजरते हैं। और जी अगर कोई व्यक्ति रचनात्मक है और उस इनर डायलॉग को कविता के माध्यम से इस्तेमाल करता है अपने आप को खंगालने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और आप देखिए ना कि बहुत संभावनाएं हैं इसमें। जी बड़े बड़े कवि हैं, अन्य संभावनाओं के अलावा बहुत बड़े बड़े कवि हैं जिन्होंने जो ये कविता को या अपने रचना धर्म को सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए यूज किया है। सोक्रेटिस की बात करें तो सोक्रेटिस का तो कहना ही यही था कि an unexamined life is not worth living and unexamined life is not worth living। अच्छा, अब आप और सेल्फ एग्जामिनेशन की कई परतें हैं। जैसे सेल्फ डेप्रिकेशन है कि अपने को ही थोड़ा सा नीचे भाव से देखना। जैसे गालिब अपने बारे में कहते थे कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, वो ये जार जार क्या, ये हाय हाय क्यों। तो गालिब जो है तो अपने से ही बात कर रहे हैं और अपना सेल्फ डेप्रिकेशन कर रहे हैं, अपनी ही निंदा कर रहे हैं कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। जी तो और गालिब का जो मैं कहता हूँ कि गालिब का जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो सेल्फ पिटी नहीं है। बहुत सारे लोग उसको सेल्फ पिटी समझते हैं। सेल्फ पिटी होती है जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम को डूब जाने देते हैं और आप सेल्फ डाउट से घिर जाते हैं और आप सोशल अप्रूवल को ढूंढने लगते हैं। गालिब ने सोशल अप्रूवल की कभी परवाह नहीं की। वो तो साफ कहते थे कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही, कि मुझे ना तो प्रशंसा चाहिए ना मुझे सिला चाहिए। और अगर आपको मेरे अशार समझ में नहीं आते हैं, आप समझते हैं कि मेरे अशार में कोई मायने नहीं है, तो ना सही। तो ये सारी चीजें जो है सेल्फ एग्जामिनेशन की हैं। और अज्ञे हो, मुक्तिबोध हो, कबीर हो, सबने सेल्फ एग्जामिनेशन के प्रोसेस को अपनी कविता के माध्यम से जाना है और उसको इस्तेमाल किया है। कबीर साहब का आप देख लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो दोहा शायद कबीर साहब का ही है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मैं दिल खोजूं आप ना मुझसे बुरा न कोई। तो आत्ममंथन ही है ना। जी जी, आत्ममंथन क्या है? तो संतों में भी यही था कि आप गुरु नानक साहब का भी एक ऐसा ही श्लोक है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कि मैं ही चंगा नहीं हूँ, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, बाकी संसार में कोई भी बुरा नहीं है। तो ये अपने आप को खंगालने की प्रक्रिया है, सेल्फ एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। जी जी आपने मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट जो आपकी कविताओं में देखने को मिलता है ना, उसके बारे में मैंने एक सवाल रखा था कि इतनी रिचनेस है आपके यहाँ, इतनी वैरायटी है, सारी विविधता है कविताओं में, लेकिन उसका जवाब आपने पहले ही दिया है। और कहना मैं ये चाह रही थी कि आपकी कविताओं में बहुत विविधता है, कुछ और खूबियां बहुत अनूठी हैं। जैसे आपकी बख्शीश कविता है
दुख को लेकर मैं और मेरा दुख 4 कविताएं हैं। इसी तरह एक कम महत्व का आदमी, नया आदमी, पीछे छूट गए लोग, खरीदे हुए सपने, युधिष्ठिर या निरुत्तर, ऐसी काफी कविताएं हैं जिनका मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट बहुत सशक्त है। ये बहुत बड़ी खूबी है आपकी। और सवाल मैं ये करना चाह रही थी जिसका जवाब मुझे पहले ही मिल गया कि इतनी मनोवैज्ञानिक स्पष्टता आप कैसे ला पाए हैं, क्योंकि नहीं मिलती है इतनी साफ गोई और साफ साफ एक उजाला जो है सारी चीजों को दो टूक कहने का जो आपका तरीका है। तो नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि चूंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट और रिसर्चर रहा हूँ, उससे ठीक है एक दृष्टि मिलती है आपको, लेकिन साइकोलॉजी का स्टूडेंट और रिसर्चर मैं बहुत बाद में बना, कविताएं मैं उससे पहले भी लिख रहा था। जी जी। और तभी मनोविज्ञान के बारे में मेरी रुचि काफी थी और मैं चाहता था कि मेरी कविताएं जो हैं वो मनोवैज्ञानिक भाव से बड़ी स्पष्ट और सशक्त होनी चाहिए जी। कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी का लिटरेचर आपने पढ़ा हो तभी आप मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट अपनी कविताओं को दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जी। बल्कि जरूरी ये है कि आप जो कहना चाहते हैं, जिस भाव को आप अपनी कविता में लाना चाहते हैं, उसके बारे में आप कितने स्पष्ट हैं। जी। कई बार होता है कि कवि जिस बात को, जिस निचोड़ को कविता के माध्यम से आखिर की 2 या 3 या 4 पंक्तियों में कहना चाहता है, वो उसके बारे में खुद ही श्योर नहीं होता है। तो अब जब वो कवि खुद ही श्योर नहीं है तो वो अपनी दृष्टि से दूसरे को क्या प्रभावित करेगा। तो मेरे कविता की प्रोसेस में एक अजीब बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं जब कविता लिखना शुरू करता हूँ तो मन में जो पहली 3 लाइनें आती हैं वो होती हैं जो सबसे आखिर में आनी होती हैं। अच्छा। तो वो 3 लाइनें आती हैं, उनको मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके ऊपर की 10 लाइनें 15 लाइनें बाद में बुननी पड़ती हैं ताकि उस निष्कर्ष तक वो 3 पहुंचा जाए, वो वहां तक पहुंचा जाए। ये मेरे साथ एक तरह का उल्टा काम होता है। हाँ, नहीं, उलट बासी वाली बात तो स्पष्टता कबीर वाला आपके यहाँ गुण है, लेकिन ये लिखने का प्रोसेस भी इस तरह से उलट के है, ये तो बहुत ही नई चीज है। अच्छा तजन जी, मैं चाहूंगी जो बीच बीच में कुछ आपको अपनी, क्योंकि छोटी छोटी कविताएं भी हैं आपकी, कुछ आप अपनी चीजें सुनाते भी रहें तो और अच्छे से मतलब स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आपने कहा 3 लाइनें बाद में बनी, पहले बनी और कविता ऊपर की बाद में बनी। तो अभी जैसे आपको याद आता चले बीच बीच में जवाब में, कोई बहुत ज्यादा सवाल मेरे नहीं है और बहुत अच्छे ढंग से ये बातचीत चल रही है। तो बस मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा कविता का भी अंश जुड़ जाए। मैं आपको अब इसको एक उदाहरण के रूप में यूं कहूंगा कि एक बार किसी मित्र से जिक्र हो रहा था कि हिंदी कविता को सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं जी। तो हम काफी देर बात करते रहे कि लोगों की रुचि नहीं है, आप जाओ तो 10, 15, 20 लोग ही होते हैं जी। कई बार 50-100 भी होते हैं, लेकिन कई बार 10-15 लोग ही होते हैं। तो मैंने फिर दोनों ने कहा कि हम दोनों की बातचीत में निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकला कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने स्वभाव के लिए कविता करते हैं, अपने सुख के लिए कविता करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। कोई हमें महत्व देता है, नहीं देता है, कोई हमें सुनना चाहता है, नहीं चाहता है। तो ये सारी जब बात हुई तो उसके बाद एक बहुत छोटी सी कविता अपने आप हो गई। सिर्फ 3 लाइनों की वो कविता है और वो इस नए संग्रह में भी है। तो ये कविता इस तरह से है कि कविता को चाहिए, कविता को बस चाहिए, कविता को बस चाहिए 1 साल का हुआ दुख, कविता को चाहिए 1 साल का हुआ दुख और सुनने वाला एक सीधा साधा आदमी। सुनने वाला साधा आदमी। बस इन 3 पंक्तियों में कविता खत्म हो जाती है। जीवन का ऐसा दर्शन है इसके अंदर कि पूरा जीवन ही इसी एक सोच पर चलता है। और कवि मैं तो कहूंगा कि कवि को अगर इस एटीट्यूड के साथ कविता लिखनी है और सुनानी है
तो वो बहुत खुश रहेंगे। और अगर उनको ये चाहिए कि नहीं हमें बहुत प्रचार प्रसार प्रसिद्धि मिले, तो फिर उनको कविता लिखने में दुख होगा। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि कविता को बस चाहिए एक सालता हुआ दुख और सुनने वाला एक सीधा साधा आदमी। तो कविता को बहुत बहुत कुछ ज्यादा चीजों की दरकार नहीं है जीवन में। जी। अच्छा तजेन जी, आप मानते हैं कि जब कविता को विस्तार का मोह नहीं होता तो उसकी मर्म भेदी शक्ति बढ़ जाती है। कविता मनुष्य के मर्म की दैविक खुराक है। बहुत अच्छा टर्म आपने यूज किया है। और जब तक मनुष्य का मर्म जीवित है, कविता जिंदा रहेगी। हाँ, ये मैंने इसलिए, मुझे कई बार मेरा डिस्कशन हो जाता है, तो एक बार राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि कविता मर चुकी है या कविता मर जाएगी। तो मुझे लगा कि राजेंद्र यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और करता था, लेकिन मुझे लगा कि ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ जो पोइट्री है, पोइट्री इज द डिवाइन फूड ऑफ ह्यूमन लाइफ। जी, पोइट्री जो है, कविता जो है, वो मनुष्य के मर्म की दैविक खुराक है, डिवाइन फूड है। क्योंकि कविता का जो असर है वो ऐसे है कि जैसे एमिली डिक्सन कहा करती थी कि जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मेरा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है और फिर उसे कोई भी आग जो है गर्म नहीं कर सकती है। तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये कविता है। सही तो कोई भी ऐसी चीज जब मैं पढ़ती हूँ जो मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर दे और कोई भी आग उसे गर्म ना कर सके, तो मुझे लगता है कि ये कविता है। तो कविता का जो असर है वो मनुष्य के मर्म के ऊपर होता है और उसके 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 जो थॉट प्रोसेस के ऊपर कम होता है, उसकी बुद्धि पर कम होता है। लेकिन कविता का जो निशाना है वो बुद्धि और स्मरण शक्ति से होते हुए हमारे मर्म में एक तीर की तरह गड़ जाना है। और वो तीर भी जो है वो आधा गड़ता है, अगर अच्छी कविता है तो आधे तीर की तरह गड़ती है और फिर उसमें से लगातार कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है। वो जैसे वो गालिब का शेर है ना कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो वो जो खलिश होती रहती है वही उसको रचनात्मकता है। वो रचनात्मकता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कविता में जब तक मनुष्य के मर्म को भेदने की शक्ति है तो कविता जीवित रहेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कविता का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए। कविता को उतना ही विस्तार देना चाहिए जितनी की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसका विस्तार करते जाएंगे उसकी जो मर्म भेदने की जो शक्ति है वो खत्म होती जाएगी। वो फिर एक प्रोज लगता है, गद्य लगता है। जी तजेन जी, प्रेम जैसे हारे थके पके हुए मामले पर आपने इतनी सादी, गहरी, सच्ची और बड़ी लगाव भरी मासूम कविताएं लिखी हैं कि उनकी रेंज बहुत आश्चर्य में डालती है। इस जगह हम आपसे आपकी एक सुपरहिट कविता भी सुनना चाहेंगे, एक कम मादक स्त्री। बहुत ही अलग ढंग की कविता है और लोग शायद बार बार आपको मुकर्रर इरशाद कहते होंगे इसके लिए। जी जी जी। तो देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूँ कि प्रेम जैसा जो विषय है वो कभी थक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और हम सब लोग अपने जीवन में प्रेम के कारण ही जीवित हैं। चाहे वो माँ का प्रेम हो, चाहे वो हमारी बहन का प्रेम हो, चाहे हमारी पत्नी का, प्रेमिका का प्रेम हो, चाहे हमारे भाई का प्रेम हो। प्रेम के अलग अलग रंग हैं। हम प्रेम को एक स्टीरियोटाइप करके देखना चाहते हैं, तो अगर हम उस स्टीरियोटाइप वाले प्रिज्म को छोड़ दें तो फिर जो प्रेम का जो आकाश है वो बहुत बड़ा है और उस आकाश में उड़ने के लिए बहुत जगह है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेम के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे एक मेरी कविता है जो पिछले संग्रह में थी, जैसे माँ ठगी गई थी। अच्छा। तो उससे मेरा और मेरी माँ के बीच के जो प्रेम है वो उसके कारण जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन की जो पेन है वो भी अपना प्रेम का एक रूप है। और फिर वही
वही सेपरेशन, वही लॉन्गिंग, वही पेन मेरे और मेरे बेटे के बीच में जब होता है, तो उस दृष्टि से मैंने वो कविता लिखी थी। तो प्रेम के अलग अलग रूप हैं। तो प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का रूप नहीं है। आपने ये जो कहा कि वो एक कम मादक स्त्री जो कविता, वो मैं जरूर आपको अभी सुनाता हूँ। ये कविता देखिए, ये भी स्त्री के सौंदर्य को एक अलग दृष्टि से देखने से उपजा हुआ प्रेम है जी। क्योंकि आप अक्सर हम स्त्री की सुंदरता को उसकी मादकता में नापते हैं, लेकिन आप उसको एक अलग चश्मे से देखिए तो वो और ज्यादा सुंदर लगेगी जी। और ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। तो ये कविता उस दृष्टि से लिखी थी, एक कम मादक स्त्री। मैं आपको एक कम मादक स्त्री, वो सुंदर कम थी, कम मादक थी, पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। क्या बात। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी, पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे जैसे माँ अपनी छाती में। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे जैसे माँ अपनी छाती में। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में, करती थी खिलवाड़ मेरी नाक मूंछ खींचकर। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में, करती थी खिलवाड़ मेरी नाक मूंछ खींचकर। और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से, फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में और सारी वासना विश्वास में। क्या बात है। और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से, फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में और सारी वासना विश्वास में। फिर कभी पुराने दोस्त जैसी गहरी नजरों से सहला देती थी पीठ मेरी। फिर कभी पुराने दोस्त जैसी गहरी नजरों से सहला देती थी पीठ मेरी। कभी खला नहीं उसका कम मादक होना, कभी खला नहीं उसका कम मादक होना। बहुत बढ़िया शब्द है और बहुत बड़ी अभिव्यक्ति इसमें छुपी हुई है। एक कम मादक स्त्री से ज्यादा मादक कोई स्त्री नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक कम मादक स्त्री से ज्यादा मादक कोई स्त्री नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा तजेंद्र जी, जिजीविषा से भरपूर अरबी घोड़ा, लोहार का डर, लट्टू, चोर दरवाजा जैसी कविताओं की वैरायटी ये सवाल पूछने पे मजबूर कर रही है कि आप ये सब कर कैसे लेते हैं? देखिए, मैं इसका श्रेय एक चीज को दूंगा और वो चीज है कि मैं अपने आप से बात करना चाहता हूँ। आप जब हमने सेल्फ एग्जामिनेशन की बात की, आत्ममंथन की बात की, जब तक हम आत्ममंथन नहीं करेंगे और खास तौर से कवि के रूप में आत्ममंथन नहीं करेंगे, आप अलग अलग विषयों पर बहुत ऑथेंटिक तरीके से नहीं लिख पाएंगे जी। क्योंकि देखिए, कविता लिखने के 2-3 तरीके हैं और उन तीनों तरीकों को मैंने प्रयोग किया है। एक तरीका तो ये है कि हम एक सब्जेक्ट मैटर है, वो एक केंद्र में है और कवि उसके रिंग साइड पे खड़ा होकर उस सब्जेक्ट मैटर को अपनी कविता में बुनता है। बहुत एक तरह से हम उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो एक ये तरीका है, अच्छा तरीका है, मैंने भी इसका कई बार प्रयोग किया है। लेकिन एक बहुत मुश्किल तरीका है, वो मुश्किल तरीका है कि आप खुद सब्जेक्ट मैटर बन के केंद्र में चले जाएं। अच्छा। और अपने ऊपर कविता करें, अपने ऊपर कहें। जैसे कबीर कह रहे हैं कि बुरा ना कोई। हाँ। तो कबीर के पास इतनी हिम्मत है कि वो खुद केंद्र में, परिधि से आगे जाकर खुद केंद्र में जाते हैं और खुद ही को सब्जेक्ट मैटर बना लेते हैं जी। और अपनी ही आलोचना करते हैं कि मुझसे बुरा ना कोई। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन का ये जो प्रोसेस है, मुझे लगता है कि एक अच्छी, ऑथेंटिक और बड़ी कविता लिखने का अगर कोई माध्यम है तो वो ये है कि कवि में इतना साहस होना चाहिए कि वो खुद विषय बन जाए, खुद परिधि से चलकर केंद्र में आ जाए और ये हौसला दिखाए कि इसमें एक बहुत जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि
जब आप इस तरह की कविता लिखते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आपके जीवन का अंग है। और लिखने वाले को ये बड़ी तकलीफ होती है कि भाई हो सकता है कि इसमें कुछ मेरे जीवन का हिस्सा हो, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन का भी हिस्सा बाहर से होता है। ली है। लेकिन मैं एक शैली के रूप में खुद सब्जेक्ट बन रहा हूँ और खुद केंद्र में जाके खड़ा हो रहा हूँ और ये हिम्मत दिखा रहा हूँ कि मैं ही सारी बात अपने माध्यम से कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरीका है कविता कहने का, ये थोड़ा सा साहस भरा है और इसको बहुत सारे कवि नहीं अपनाते हैं। उनको ज्यादा सुविधा होती है कि रिंग साइड पे बैठ के सब्जेक्ट मैटर को केंद्र में रख दिया जाए और उसके ऊपर व्याख्या कर दें, डेफिनेशन दे दें बाहर बैठे बैठे परिधि पर। हाँ तो वो टिप्पणी करके और कविता पूरी कर दें। जी। तो मैं भी उस तरह से कई सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें अगर खुद आप सब्जेक्ट मैटर बन जाते हैं तो इसमें जो कविता की फिर जो इंटेंसिटी है वो बहुत गहरी हो जाती है। जी, एक सवाल आपकी भाषा की सामर्थ्य को लेकर भी करना चाहूंगी। इतनी सहज और समर्थ हिंदी है आपकी, और उससे भी बढ़कर जो हिंदी आप इस समय बोल रहे हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। देखिए, बचपन में मैं अपने हिंदी के हमारे जो टीचर थे कौशिक साहब, उनका फेवरेट स्टूडेंट हो गया था। अच्छा। तो उनके स्नेह से, उनके आशीर्वाद से मैंने अच्छी हिंदी सीखी। और दूसरी रही जो कविताओं में जो भाषा है, जिसको मैं, जो सहज भी है और कठिन भी है, दोनों चीजें हैं उसमें जो मेरा प्रयास रहता है, मैं अपनी भाषा और शब्दों के चुनाव के बारे में बहुत केयरफुल हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं ऐसी कविता लिखूं जिसकी पहली परत का जो कम्युनिकेशन है वो पाठक के साथ एकदम से हो जाए। जी। पहली परत तो एक आम पाठक को पहली बार में समझ में आनी चाहिए। जी। अब रही दूसरी या तीसरी परत की बात, तो दूसरी तीसरी परत तो जो उसमें विशेषज्ञ है वो खोजेगा अपने आप। लेकिन बहुत सारी कविताओं में क्या होता है, खासतौर से हिंदी साहित्य में, कि पहली परत भी पाठक को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि दुरूहता से शुरू करते हैं, निष्कर्ष आखिर के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, तो मुझे कभी कभी इस तरह थोड़ा दुख भी होता है कि हम हिंदी की कविता को, अगर हमको इसको एक जन आंदोलन के रूप में हमको आम आदमी के पास लेके जाना है, तो हमें चाहिए कि एक कवि के रूप में हमारा कर्म है कि हम कविताओं को इस तरह से लिखें कि जिसकी पहली परत पाठक तक सीधे सीधे पहुंचे। ये मेरा मानना है। दूसरी, और हाँ, लेकिन कविता अगर कवि में योग्यता है तो उसमें दूसरी परत भी होगी, उसमें तीसरी परत भी होगी। जैसे हमारी जो कविता है कि एक नया ईश्वर, अब आप उसकी पहली परत सबको समझ में आती है, लेकिन जो विशेषज्ञ है उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी परत भी डिस्कशन में निकालते हैं कि भाई इसका ये भी मतलब तो हो सकता है, इसका ये मतलब भी तो हो सकता है, इसका ये अर्थ भी तो निकाला जा सकता है। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहली परत तो पाठक तक पहुंचे, पहली परत तो श्रोता तक पहुंचे। जी। एक नया ईश्वर की भूमिका सुप्रसिद्ध गुलजार जी ने लिखी है, तो उनका एक कमेंट है, तजेंद्र को दोहरी जिम्मेदारी मिली है, जो करता है वो कहता भी है, लेकिन उस पर सवार सिस्टम जब चाबुक लहराता है तो उसे अरबी घोड़े की कहानी कहनी पड़ती है। फिर खुद सवार हो अपने पर कहूँ, आओ अब दौड़े अपने अपने दम पर। तो इसी तरह की और भी बहुत कुछ आपकी खूबियां गिनाई है उन्होंने। आप किस तरह से उनको लेते हैं? देखिए, गुलजार साहब का पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो इतने बड़े कवि हैं, लेखक हैं, शायर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरे जो नया संग्रह है एक नया ईश्वर, उसकी भूमिका लिखना स्वीकार किया। जी। और सिर्फ स्वीकार नहीं किया बल्कि उसको बड़े मनोयोग से लिखा है उन्होंने। जी, जुड़ाव से लिखा है। जुड़ाव से लिखा है, बड़ी सारी कविताओं के उदाहरण देकर लिखा है। तो पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
और दूसरी बात यह है कि वो बड़े कवि हैं, बड़े शायर हैं, उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है। उन्होंने अरबी घोड़ा को पकड़ा और सराहा, और आपको जान के हैरानी होगी कि पाठकों और श्रोताओं ने भी अरबी घोड़ा को बहुत पसंद किया। जी। अरबी घोड़ा की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो एक अमेरिकन लिटरेरी जर्नल है लैमरगायर, उसमें भी है दिसंबर में। तो ये गुलजार साहब की जो दृष्टि है एक बड़े कवि के रूप में कि उन्होंने जिस कविता को पहचाना, उस कविता को सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन में अमेरिकन लिटरेरी जर्नल में छापा गया। और जहाँ तक वो कहते हैं कि मुझे दोहरी जिम्मेवारी मिली है, तो बात उनकी ठीक है। देखिए कि जो कवि है, जो शायर है, वो समाज का पुलिसमैन होता है। क्योंकि वो समाज के ऊपर निगाह रखता है और समाज को प्रोटेक्शन भी देता है, और समाज में जो ठीक नहीं हो रहा है उसकी तरफ इशारा भी करता है। और इस रूप में कवि शायर जो है समाज का पुलिसमैन है, और मैं तो वैसे ही पुलिसमैन हूँ, तो मुझे दूसरी जिम्मेवारी मिली है, वो ठीक कह रहे हैं। कवि के रूप में भी और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में भी। जी तजेंद्र जी, बहुत अच्छी रोचक बातचीत हुई आपके साथ में। और आज की कविता के भीड़ भरे माहौल में मानवीय संवेदना, वैचारिक स्पष्टता, जीवन प्रसंगों के साथ आम फहम शैली में जो स्वाद आपकी कविताएं आपके दोनों संग्रहों में लाई हैं, वो बहुत उम्मीद जगाती हैं। जीवन के साथ कविता को भी आप चिरायु रखने का भगीरथ प्रयत्न साध रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आगामी आपके संग्रह और आपकी कविताओं पर फिर एक बार हम लोग बातचीत करें। बहुत आभार मन के मौसम को इतना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ नीलम जी कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे चुना और इतना समय निकाला मेरे लिए, मेरी कविताओं के लिए, मेरे संग्रह के लिए। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।